नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट विजेता को तमिलनाडु गवर्नमेंट 5 लाख रुपए देती है। सरकारों को सोचना चाहिए कि ऐसा भेदभाव क्यों है। वो एक पूरी लिस्ट दे दी कि आपको इस खिलाड़ी को ऐसे ऐसे देखना है। गुजर साहब, यहाँ ना ये यूपी है, यहाँ बात बात पे गोलियां चल जाती हैं। जब भी आप देखेंगे उज्बेक हो गए, कजाकिस्तान हो गया, ये इस रीजन में बहुत ज़्यादा अच्छे फाइटर्स निकल के आते हैं। की वजह से किसी कोच को या प्लेयर को ऐसा लगा हो कि मेरे साथ चीटिंग हुई है। बहुत होते हैं। पैरा प्लेयर था, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आया था कराटे, बट वो जब घर आया तो ना तो कोई सरकार ने उसकी हेल्प की, ना उसको कोई नौकरी थी। उस ग्रामीण ओलंपिक में वो 60 साल के एक बुजुर्ग को कबड्डी खिला रहे हैं। मेडिकल साइंस को आप पढ़िए, मेडिकल इंडस्ट्री को आप मत पढ़िए। 3 साल तक वो खराब नहीं होगा, उसकी एक्सपायरी डेट इतनी डेट है, उस पे तो आपको ट्रस्ट है, लेकिन आपको अपने घर के दही पे ट्रस्ट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइटर टॉक के एक और एपिसोड में, जहां हम लाए हैं असली फाइटर्स की कहानी, उनके स्ट्रगल्स, उनकी विक्ट्रीज और उनकी ज़िंदगी के हिडन चैप्टर्स। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने राजस्थान में किक बॉक्सिंग को एक अलग पहचान दी है। वो सिर्फ एक कोच नहीं, बल्कि राजस्थान किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और साथ में राजस्थान किक बॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स अकेडमी के फाउंडर भी हैं। प्लीज़ वेलकम मिस्टर पुष्पेंद्र वीर गुर्जर। थैंक यू अंशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने मार्शल आर्ट्स में कैसे स्टार्ट किया, आप इस गेम की तरफ कैसे आए? देखिए, मैं एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ और मेरे घर में थोड़ा सा माहौल, पिताजी जो हैं वो स्ट्रिक्ट टाइप के थे हमारे। तो कभी हमें बचपन क्या, इवन जब मैं 8th क्लास में तो जयपुर ही आ गया था। उससे पहले जब भी मैं बयाना रहता था तो कभी उन्होंने 5 बजे के बाद, एक उनका एक रूल है, वो घर में 5 या 6 बजे के बाद वो किसी को सोने नहीं देते। तो वही थे, हम छोटे से थे तो पिताजी सुबह सुबह उठा देते थे, भाई आप रनिंग करने जाओ, आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करो, या बड़े भाई की जिम थी वहीं पे टाउन में, तो जिम पे चले जाओ। तो वैसे वैसे करके वो एक रूटीन में बन गया एक्सरसाइज करना, वो एक हैबिट हो गई। और उस हैबिट के थ्रू ही धीरे धीरे जब मैं जयपुर आया तो जयपुर में वो एक किसी भी चीज़ की आप कंटिन्यू अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। सेम वही कि सुबह नींद नहीं आई तो फिर जल्दी उठना, पार्क में जाना, घूमना फिरना। और एक इंसिडेंट हुआ उस समय, 2008 की ये बात है, बीजिंग ओलंपिक हुए थे बीजिंग में। वहाँ विजेंदर सिंह जो भिवानी से बॉक्सर हैं, उनका ब्रॉन्ज मेडल आया था उसमें। तो उनको देख के, उनको ना मीडिया काफ़ी हाइप मिली थी उस समय मीडिया की, तो उनको देख के थोड़ा सा वो लगा कि लाइक स्पोर्ट्स में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज तो थी। तो बस वो देख के धीरे धीरे SMS जाने लगा यहाँ पे। घर वालों को बताया तो घर वालों ने एक तरीके से, तो हमारे क्या रूरल एरिया से आते हैं तो उनको स्पोर्ट्स का वो इतना उस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं है। तो उनके लिए वो नहीं है कि क्या पता आपको बॉक्सिंग का एक तो नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि हाथ मुंह तोड़ने तोड़ाने वाला गेम है। तो वो एक पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि भाई आप कोई सेफ साइड कोई जॉब देख लीजिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लीजिए। तो इसमें हमारा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। तो वो बताया तो उन्होंने तो फर्स्ट तो मना ही किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। फिर वो एक जिद थी मेरी कि ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज अच्छी लगती है, आज भी लगती है, मेंटल एक्सरसाइज करने से ज़्यादा। तो बस उसी की उसमें धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू करी। और मेरा तो फर्स्ट टाइम, मतलब वो मैरी कॉम की सी कहानी हो जाती है, हालांकि उतने बड़े लीजेंड हम हुए नहीं। और जैसा कि मेरे फर्स्ट टाइम मेरा मेडल आया था स्टेट चैम्पियनशिप में, गोल्ड मेडल, किक बॉक्सिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें बॉक्सिंग के साथ साथ मैं जब सीकर में गया तो मैं ताइक्वांडो से जुड़ा। तो जो ताइक्वांडो के जो कोच थे, तो वो बॉक्सिंग और ताइक्वांडो मिक्स होके ना, वो मुझे किक बॉक्सिंग अच्छा लगा। फिर उसमें वो एक मिक्स हो गया वो गेम। तो फिर मैंने किक बॉक्सिंग में फर्स्ट मेडल आया। तो मेरे घर पे जो है वो पिताजी के कोई मित्र हैं, उन्होंने, मेरे पिताजी का सुबह सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके, और वैसे उसमें तो वो तो पाठ में, रामायण के पाठ में ही बैठे थे। तो उनके मित्र का फोन आया कि यार बधाई हो, आपके बेटे का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मेडल आया है। तो पिताजी ने कहा नहीं, मेरा बेटा तो पढ़ने गया जयपुर, लाइक उनका वो रिएक्शन था। और जैसे ही फिर उसमें ना वो न्यूज़ में पूरा था कि बयाना कस्बे के भीमनगर, तो वो प्रॉपर वो उन्होंने जब पढ़ा तो कहा कि, फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो कि भाई तू कहीं खेल वेल के आया है क्या, मतलब थोड़े से वो देसी टाइप में कि भाई कहीं खेलने गया था क्या तू। फिर मैंने डरते डरते बताया तो उन्होंने कहा ठीक है सारी चीज़ें, लेकिन
अपना जो अभी भी एम है वो है गवर्नमेंट जॉब और अच्छी नौकरी और अच्छे तरीके से जो है वो सेटल होने का है। हाँ हाँ। तो इस तरीके से मेरा मतलब किक बॉक्सिंग में जो एंट्री है वो एक इस तरीके से हुई। तो सर किक बॉक्सिंग क्या चीज़ है और इसको कैसे खेलते हैं, और मार्शल आर्ट्स में ये और अदर स्पोर्ट्स से अलग क्यों है इतना? देखिए किक बॉक्सिंग जो है वो बेसिकली जापानीज एक आर्ट है। 1950-60 के अप्रोक्स से जापान से स्टार्ट हुआ था और 70s के बाद में जो है वो ये अमेरिका की तरफ शिफ्ट हुआ है। किक बॉक्सिंग आज के समय में एक मार्शल आर्ट्स की बिल्कुल हाइब्रिड एक टेक्निक है, जिसके अंदर किक बॉक्सिंग में ताइक्वांडो, कराटे, बॉक्सिंग, मुay थाई, आप इन सबको ऐड कर दोगे तब किक बॉक्सिंग बन जाता है। यस सर। है ना। और किक बॉक्सिंग को जो है ना इसमें 7 अलग अलग इवेंट्स रखे गए हैं। तो हर एक इवेंट में ये कोशिश की है कि हम इसको मार्शल आर्ट्स की हर एक फॉर्म से जोड़ पाएं। जैसे इसमें पॉइंट फाइट होता है, किक लाइट होता है, लाइट कांटेक्ट होता है, रिंग इवेंट्स होते हैं। तो बिल्कुल जो बिगनर बच्चा है उसकी सेफ्टी से लेके सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि जब वो एमेच्योर है तो वो अच्छे तरीके से मैट इवेंट्स होते हैं जिसमें आप हार्ड हिटिंग नहीं कर सकते। किक बॉक्सिंग नाम सुनते ही ऐसा लगता है लाइक डेंजरस, तो वैसा नहीं है। इसमें सारी तरीके की जो है वो आपको कैटेगरियाँ हैं। हाँ। आप जिस भी कैटेगरी में चाहो तो आप उसमें खेल सकते हो। सर जैसे आपने एशियन चैंपियनशिप खेल ली है, तो आपने वहाँ पे इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है, तो जी। वहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए एशियन मैंने 2015 में खेला था और लास्ट 2022 में खेला था। 2015 में जो खेला था दैट टाइम एक अलग मोड में, अलग फेज में मैं हुआ करता था और बहुत अच्छी ट्रेनिंग करके मैं गया था। और वो एक होता है, उस टाइम के सपने भी बहुत अलग तरीके से थे। इमोशनल ज़्यादा हमारे ऊपर चीज़ें हावी रहती हैं कि ये करना है। बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। वो हमारे यहीं भारत में ही पुणे शहर में हुई थी और वहाँ मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। वो एक अपने आप में, और उस समय मुझे ये पता चला कि लाइक उसमें बाहर की कंट्रीज़ के 25-30 कंट्री आई थी उसमें। तो उन फाइटर्स को जब हमने देखा तो थोड़ा हमने अपने आप को भी जांचा परखा कि हम में और उनमें क्या डिफरेंस है, कि वो लोग क्यों थोड़ा सा, जब भी आप देखेंगे उज्बेक हो गए, कजाकिस्तान हो गया, ये इस रीजन में बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे फाइटर्स निकल के आते हैं। तो उनमें और हम में बहुत सारा डिफरेंस है प्रैक्टिस को लेके और अपब्रिंगिंग को लेके भी। वो शुरू से ही उनका क्या रूटीन रहता है, वो किस टाइप की चीज़ों को अवॉइड करते हैं खाने से लेके सारी चीज़ों में। तो वहाँ वो एक नज़रिया बदला उन्होंने गेम को लेके तो नहीं, लेकिन गेम की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको लेके कि आपको प्रॉपर और ज़्यादा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। आपको अपने आप पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है वो चीज़ें करने की ज़रूरत। आप हर कुछ हमारे चलता ये भी खा लिया वो भी खा लिया, तो वो सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं उसके बाद काफ़ी मैंने सुधार करने की कोशिश की अपने आप में। सर उन प्लेयर्स और अपने प्लेयर्स हैं, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, इनमें इतना क्या डिफरेंस है कि वो इतने ऊंचे लेवल पे खेल रहे हैं और इंडिया वाले अभी भी नेशनल स्टेट पे ही रह जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रीज नहीं जा पाते वो? देखिए उसका मुझे जो लगता है वो कहीं ना कहीं, मैंने अभी जैसा आपको बताया, अपब्रिंगिंग आप जिस एनवायरनमेंट में बच्चे की करोगे वो बच्चा वैसा ही आपको एक समय के बाद आउटपुट देगा। हमारे एकेडमिक्स का इतना हम बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल देते हैं कि उसको ये समझ लीजिए आप 8 घंटे 6 घंटे की स्कूल, 2-3 घंटे का ट्यूशन, उसके बाद में 1 घंटे की अगर आपने फिजिकल एक्सरसाइज में भी डाल दिया, तब आपकी एक्सपेक्टेशंस एकेडमिक्स से ज़्यादा आप जो है वो उस 1 घंटे के लिए आप करने लग जाते हो कि 1 घंटे की ट्रेनिंग कर रहा है तो इसका मेडल आया कि नहीं आया। आपको जो है वो बराबर टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को। आपको अगर अच्छा आउटपुट, अच्छा रिजल्ट चाहिए, और फिर वापस मैं रिपीट करूँगा, डाइट से लेके सारी चीज़ों का जो है वो बहुत ज़्यादा रोल है। डिसिप्लिन एक लाइफ आपको गुजारनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि ठीक है आज ये कर लेते हैं कोई बात नहीं, आज की ये कर लेते हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं मुझे और आप अभी के वातावरण में देख भी रहे होंगे, जैसे कि कई क्रिकेटर्स जो हैं उनके, मैं जब भी उनकी देखता हूँ चीज़ें, तो वो बहुत उन्होंने अपने आप पे वर्क किया है, तब वो उस फिटनेस को और उन चीज़ों को मेंटेन कर पाते हैं। तो सर जैसे आज आप एक रेफरी हैं, तो एक रेफरी को कितना नॉलेज होना चाहिए, कितना उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, और खासकर उसका ईगो कितना कंट्रोल होना चाहिए एक फाइट करवाते टाइम पे? देखिए वाको इंटरनेशनल फेडरेशन, अभी मैं रिसेंटली उज्बेकिस्तान में था, वहीं पे मुझे जो रिंग के चेयरमैन है वर्ल्ड बॉडी के, मिस्टर यूरी लाक्टिकोव, उन्होंने बी क्लास रेफरी का लाइसेंस मुझे दिया है, जो इंडिया में आई थिंक 4 या 5 लोगों के पास ही है, और राजस्थान से मैं इकलौता हूँ उसमें। इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है एज ए रेफरी
बहुत बड़ा रोल होता है फाइट में। हम जब भी एज ए दर्शक हम जब फाइट देखते हैं तो हम सिर्फ दो खिलाड़ियों को देखते हैं, लेकिन रेफरी का उसमें बहुत बड़ा अहम रोल होता है। कोई भी फाइटर जो है वो रेफरी का पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई भी वीक फाइटर जो है वो रिंग के अंदर सर्वाइव, ज़्यादा जो है उसको इंजरी नहीं हो जाए, ज़्यादा बेवजह वो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम में ना आ जाए। कोई भी ऐसी ब्लो अटैक कर दिया अपोनेंट ने कि उसकी लाइफ के ऊपर बात बन सके। आपने देखा होगा बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के इनमें होता भी है, कई फाइटर जो हैं, अच्छे अच्छे फाइटर जो हैं वो ऊपर चले गए हैं खुदा ना खास्ता किसी वजह से। तो रेफरी का एक बड़ा रोल है, आपको पूरी फाइट के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। आप ऐसा पूरी फाइट में एक मोमेंट कभी भी ऐसा है कि आपका विद इन ए सेकेंड आप उस फाइट को जो है वो स्टॉप कर सकें। आप पर्सनल ईगो को लेके तो इसमें कुछ है ही नहीं। आपको दो फाइटर दिए हुए हैं, आपको सब बाकी का जब क्राउड होता है बहुत सारी वहाँ पे हूटिंग हो रही होती है, आपको खुद के इमोशंस कंट्रोल करने पड़ते हैं। इधर से उसका कोच चिल्ला रहा है, इधर से उसका कोच चिल्ला रहा है। ये सर गॉट इट। अब वो दोनों ही कह रहे हैं कि हमारे दोनों ही फाइटर हिट कर रहे हैं, अब दोनों में से जीतेगा तो एक ही। हाँ। तो आपको बिल्कुल न्यूट्रल होकर उस फाइट को बहुत ही कूल और काम तरीके से संपन्न करवाना होता है। तो अपने आप में बहुत बड़ा मतलब ये डिफिकल्ट सिचुएशन होते हैं। कई बार जो होता है रेफरी बहुत ज़्यादा हाथों हाथ हो जाते हैं कि भाई समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस करते हैं, उस क्राउड को वो फेस करते हैं, तो वो चीज़ें धीरे धीरे आगे सर सही जैसे हो आप जाती हैं। चीफ रेफरी अभी के टाइम पे आपने बताया जी। तो आप मतलब कहीं ऐसा हुआ है आपके साथ कभी आपको इंस्टेंट डिसीजन देना पड़ा हो, या उसकी वजह से किसी कोच को या प्लेयर को ऐसा लगा हो कि मेरे साथ चीटिंग हुई है? बहुत बहुत होते हैं। इवन मैं ये कहूँ कि ऐसा शायद ही कोई टूर्नामेंट होता है जिसमें कोई ना कोई, अच्छा एज ए रेफरी आपको ये भी देखना है कि दो कोच हैं, दोनों आपसे फाइट से पहले बहुत अच्छे से बिहेवियर कर रहे हैं, लेकिन जिस भी कोच का खिलाड़ी हारेगा वो एक अलग टाइप का आपसे उदासी सा फेस करके ऐसे उसको लाइक उसका इंटेंशन होता है कि आपने मेरे खिलाड़ी को हरा दिया। लाइक वो संतुष्ट नहीं, आप उसको संतुष्ट नहीं कर सकते। तो ये तो होता ही है हर एक उसमें, लेकिन हमें एज ए न्यूट्रल, एज ए रेफरी उस गेम के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करके हमें उसमें डिसीजन देना होता है। और जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं तो आई थिंक मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ही होता है, क्योंकि मेरे साथ वो एज ए प्लेयर वाली भूमिका भी आ जाती है कई बार। तो मैं चीज़ों को लेके मैं एक इंसिडेंट आपको बताऊं तो मैं 2021 या 2 में आई थिंक, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप थी जो कि नंदिनी नगर महाविद्यालय है आपके अयोध्या के पास में। उसमें जो वो महाविद्यालय है वो अभी जो भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनका वो कॉलेज है, और उसमें वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप हो रही थी, ऑनगोइंग थी। तो उसमें कई सारे हमारा फेडरेशन का पूरा रेफरी पैनल था। तो वहाँ पे ना क्या होता है कि ठीक है थोड़ा बहुत वहाँ पे एक उनके उसी कॉलेज के कोई फिजिकल एजुकेशन के कोई इंसान थे, डॉक्टर प्रवीण या कुछ ऐसा नाम है, मैं शायद अगर सही हूँ तो वो आए, लाइक उन्होंने वो अपनी वो एक पूरी लिस्ट दे दी कि आपको इस खिलाड़ी को ऐसे ऐसे देखना है और आई वॉज चीफ ऑफ दैट रिंग। तो मैंने कहा सर ऐसे तो नहीं होता है, आई थिंक पूरा रेफरी पैनल बैठा है और जो डिसीजन कि नहीं आपको बता दिए हैं ये ऐसे ऐसे। तो मुझे वो समझ नहीं आया, मेरे लिए भी वो काफ़ी मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम था कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो मैंने मना कर दिया। फिर भी मैंने एक बार के लिए उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैंने हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनको कॉल किया कि सब ऐसी ऐसी यहाँ पे बात है। तो उन्होंने मुझे उनका बहुत अच्छा जो रिप्लाई था वो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी हमें आज तक यही सिखाया है कि नेवर कभी ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं करनी है, आपको वहाँ पे बिल्कुल जो है वो फेयर डिसीजन देना है। तो मैंने उनको मना कर दिया। तो वो धमकी भरे अंदाज में ऐसे वो, मैं जिस चेयर पे बैठा था उसके पास आके मेरे से थाई पे ऐसे पैर पे हाथ लगा के बोले गुजर साहब यहाँ ना ये यूपी है, यहाँ बात बात पे गोलियां चल जाती हैं। तो आई वाज शॉक्ड लाइक कि मतलब एज ए टेक्निकल पैनल से आप इस तरीके की बातें, आपने किसी भी गेस्ट को अपने वहाँ पे बुलाया है, वो बाहर के हैं, तो उस टाइप से वो चीज़ें हुई। तो
मेरा तो बड़ा क्लियर सा जवाब था, फिर मैंने भी वैसे ही कहा उनको मजाक मजाक में, मैंने कहा डॉक्टर साहब हम चंबल वाले हैं तो हमें रोज की आदत सी है इन हाँ, चीज़ों की, आप ये कहीं और ट्राई करिए, ये जो अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो ये एकदम फेयर तरीके से चीज़ें होंगी, ये आप कर सकते हैं कि आप मेरी यहाँ से ड्यूटी हटवा दीजिए, हाँ, मुझे पीछे कोई मतलब नहीं है, मेरी आंखों के सामने मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होने दूंगा। सही। ऐसे चलता रहता, पार्ट ऑफ गेम। सर आपको आज के टाइम पे जो यूथ है वो एक तो डिसिप्लिन में वीक है या बस गाइडेंस की उनके लिए कमी है? देखिए दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान का जो डिसिप्लिन है वो दूसरा जो है ना आपको कुछ टाइम तक टोकेगा, कुछ टाइम तक आपको फोर्स कर सकता है कि भाई नहीं यू हैव टू डू इट, लाइक आपको ऐसे, एक टाइम के बाद आपको खुद को अपने डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। अगर आप खुद उस डिसिप्लिन में नहीं ढलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जिस दुनिया की ताकत आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जिस मुकाम पर आपको होना चाहिए। और दूसरा जो है गाइडेंस की कमी, बिल्कुल मैं इस चीज़ में भी एग्री हूँ, क्योंकि आज के समय में जो पेरेंट्स हैं, जो सीनियर लोग, एक्चुअली समय नहीं है किसी के पास। मैं बहुत सारे पेरेंट्स को देखता हूँ जो आते हैं, उनको ये लगता है कि सर, मेरी एकेडमीज में भी कई बार ऐसे ऐसे पेरेंट्स मुझे मिलते हैं कि सर आप है ना इसको ट्रेनिंग करवा दीजिए, और वैसे तो ये आगे कुछ करे ना करे हमें उससे मतलब नहीं है, बस सर 1-1.5 घंटे के लिए आपके पास रहेगा तो थोड़ा फिट हो जाएगा। और या फिर सर इसको ना फिजिकल मेहनत करने के बाद ये सो जाते हैं बच्चे टाइम पे, तो इसलिए हमें थोड़ा सा शांति मिल जाती है। लाइक कि वो रात को 2 बजे तक फ़ोन चला रहे हैं, तो आप फिजिकल थोड़ा सा ज़्यादा करवाओगे तो ये टाइम से थक हार के सो जाएंगे। तो लाइक इस टाइप के जब एक्सक्यूज मैं उन पेरेंट्स को देखता हूँ तो मुझे उन पेरेंट्स में भी कोई फ्यूचर दिखाई नहीं देता कि उन बच्चों के फ्यूचर की कुछ चीज़ें सोच रहे हैं। तो पेरेंट्स का बड़ा रोल है, उन नए नए बच्चे हैं, अब आज के समय में सोशल मीडिया इतना हो गया है, उनको एक फ़ोन में सारी चीज़ें मिल रही हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, ख़राब हैं, कैसी, सब सब चीज़ें हैं इस फ़ोन के अंदर, सब कुछ है। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि उनको कैसी हैबिट में आप डालते हो, कैसी गाइडेंस आप देते हो, घर के संस्कार कैसे हैं, उन सारी चीज़ों में बड़ा रोल रहता है। और एक सर स्पेशली फाइट्स में ये होता है कि बच्चे सोशल मीडिया में हाइप लेने के लिए वो मतलब एडवांस मूव मारते हैं जिसमें नॉकआउट्स करते हैं, तो वो एक चीज़ सही है या गलत है, ये बच्चों को थोड़ा बताएं आप। नहीं, मैं इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। उसका कारण ये है कि आप जब उस फाइट में, उस इंटेंस मोमेंट में हो, मुझे नहीं लगता कि आप जो है वो वहाँ पे वो सोशल मीडिया की हवाबाजी आप करोगे। वहाँ जब आप रिंग में उतर गए, आपका पहला काम है आपकी फाइट को डोमिनेट करना, आपकी फाइट को जीतना, आपका रिकॉर्ड मेंटेन करना, यस सर। आपको नेक्स्ट राउंड में जाना, बजाय इसके कि ठीक है आपने कोई ऐसी किक मारी, उसमें बाई चांस आपको कोई ऐसी इंजरी हो गई, आपका कोई ऐसा हो गया लिगामेंट, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं उसके अंदर, क्योंकि उस वो किक्स या वो चीज़ें वो ऐसी होती हैं, एडवांस किक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा, अगर आपका पूरा कंट्रोल नहीं है उस पर तो आपको कोई भी बड़ी इंजरी मेजर हो सकती है उसके अंदर, और वो हो गई तो फिर आप ये देखिए कि आपकी 1-2 साल का जो आने वाला समय है ना, हो सकता है आपको रेस्ट करना पड़े, यस सर। या हो सकता है नेक्स्ट फाइट में, या भी आप क्वार्टर फाइनल खेल रहे हैं, आपको सेमीफाइनल खेलना है, तो बजाय इसके कि हमें कोई इंजरी हो, एकदम सेफ नीट एंड क्लीन फाइट करके आपको वहां से चले जाना चाहिए। सर इंडिया में बॉक्सिंग स्पेशली मार्शल आर्ट जैसे गेम्स को उतनी गवर्नमेंट की तरफ से वो नहीं मिलती जितनी अदर स्पोर्ट्स को मिलती है, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगी गवर्नमेंट को? देखिए इसमें जो है ना कई सारे कारण हैं। इसके कारणों पे हम बात करें तो पहला कारण है कि जो हमारी खेल पॉलिसी है, वो एक तो सेंटर की तो है ही अपनी, लेकिन हर एक स्टेट की अपनी खेल पॉलिसी है। अब स्टेट की खेल पॉलिसी उन्होंने अपनी स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से जो है वो बना रखी है। उसमें मैं किक बॉक्सिंग की बात करूं बजाय किसी दूसरे गेम की, तो नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट विजेता को तमिलनाडु गवर्नमेंट 5 लाख रुपए देती है, और उसी विजेता को पंजाब गवर्नमेंट जॉब देती है। कई सारे स्टेट्स में 10 से 12 स्टेट्स हैं। अभी लेटेस्ट एक वीक पहले ही हिमाचल गवर्नमेंट ने ओलंपिक खेलों की कैटेगरी में किक बॉक्सिंग को ऐड किया है। आपका बहुत सारे जो साउथ के स्टेट्स हैं उनमें सब में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा पैसा मिलता है किक बॉक्सिंग की मैं बात कर रहा हूँ। राजस्थान गवर्नमेंट में हमारे अभी तक के खिलाड़ियों को 5 रुपए भी नहीं मिले हैं। यस सर। इसका कारण कहीं ना कहीं हर उस राज्य की खेल नीति है कि उन्होंने किस तरीके से उसको मॉडिफाई कर रखा है।
और इसमें ज़्यादा तो हम क्या कह सकते हैं, बस यही है कि ये सरकारों को सोचना चाहिए कि ऐसा भेदभाव क्यों है। मेरा व्यक्तिगत अगर मेरे से आप पूछो, मेरा मानना ये है कि जब भारत सरकार का खेल मंत्रालय किसी संघ को मान्यता दे रहा है, तो स्टेट की जो स्पोर्ट्स काउंसिल है उसको उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। जी सर। उसको अपनी काउंसिल में भी उस खेल को मान्यता देनी हाँ। चाहिए, जिससे कि उस खेल के खिलाड़ी जो हैं वो अच्छे लेवल तक जाएं और प्रदेश का नाम रोशन करें। हमारे राजस्थान की किक बॉक्सिंग टीम ऑल इंडिया में सेकंड रैंक पे रनर अप ट्रॉफी हमने उठाई है। लेकिन वही है कि उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कब तक आप वो बच्चे अपनी जेब से पैसा लगाते सही रहेंगे, कब बात तक है। उनके पेरेंट्स स्ट्रगल करते रहेंगे, कब तक एसोसिएशन जो है वो स्ट्रगल मोड में चलती रहेंगी। तो वो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। सर जैसे क्रिकेट, गवर्नमेंट क्रिकेट और ना इस पे खूब खर्चा करती है, करोड़ों रुपए खर्च करती है, बट ओलंपिक जैसे स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट जैसे स्पोर्ट्स पे गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती। इसके पीछे असली वजह क्या है? देखिए, इसमें भी कई मल्टीपल रीजंस हैं। जैसे पहले रीजन पे हम बात करें तो करोड़ों रुपए, जिस करोड़ों रुपए की आप बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो करोड़ों रुपए में से कुछ ही करोड़ रुपए जो है वो गवर्नमेंट करती है, बाकी का करोड़ों रुपए वो जो है वो सारा एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, कॉरपोरेट से आता है। तो उसमें स्पॉन्सर्स का एक बड़ा रोल होता है, वो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टर्स उनको मिल जाते हैं उन चीज़ों जी को सर। लेके। किक बॉक्सिंग या इवन किसी भी मार्शल आर्ट्स को आप ले लीजिए, तो उसमें वो आउटपुट नहीं मिल पाता है, वो स्पॉन्सर्स या वो चीज़ें। और इसमें एक रोल टीम इवेंट और इंडिविजुअल इवेंट का भी है। टीम इवेंट जितने भी आप देखेंगे, क्रिकेट देख लीजिए, चाहे हॉकी देख लीजिए, चाहे आप फुटबॉल देख लीजिए, उन सब में जो है वो स्पॉन्सर्स, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स इजीली मिल जाते हैं, सर क्योंकि उसको बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से एक एन्जॉयमेंट के हिसाब से, और वैसे भी 30-40 मिनट का एक फुटबॉल का हाँ। एक सेशन होता है, 5-6 घंटे का क्रिकेट का वनडे मैच होता है, तो वो उस हिसाब से लॉन्ग लास्टिंग टाइमिंग भी होती है। अब किक बॉक्सिंग का आप देखेंगे तो 2-2 मिनट के 3 राउंड होते हैं, हाँ। 10 मिनट में एक फाइट खत्म। तो वैसे वो स्पॉन्सर्स का एक बड़ा रोल है। दूसरा रोल जो इसमें है, गवर्नमेंट का जो रोल है, गवर्नमेंट क्या देखती है कि वो देखती है किस गेम को क्या हाइप मिली हुई है। अभी हमारे भारत में हम क्रिकेट में वर्ल्ड में डोमिनेट करते हैं, जी सर। किक बॉक्सिंग में हम कहीं भी नहीं है। वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में अगर मैं बात करूं तो अभी पिछले 5-7 सालों में हालत बहुत अच्छी सुधरी है, हमने बहुत अच्छा कवर अप किया है चीज़ों को, लेकिन उससे पहले हम कहीं भी नहीं थे रैंकिंग में। और मैं जैसे किक बॉक्सिंग अभी ओलंपिक में भी नहीं है, मैं कई ओलंपिक्स गेम्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे ताइक्वांडो गेम है, मैं उसी की बात कर लेता हूँ। ओलंपिक गेम है, ये सर। गवर्नमेंट पैसा भी दे रही है, जॉब भी दे रही है, सारी चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी जिम्मेदारी भी माननी होगी एज ए एसोसिएशन और एज ए प्लेयर। हम क्यों, हमारा कोई भी खिलाड़ी आज तक, कब से ओलंपिक में ताइक्वांडो हमारा खिलाड़ी, एक आप पैरा ओलंपिक को छोड़ दो, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद हमारा आज तक कोई भी खिलाड़ी समर ओलंपिक में कभी भी नहीं पहुंच पाया, इवन पहुंच भी नहीं पाया है। हाँ। मेडल लाना तो बहुत दूर की बात। तो कहीं ना कहीं कमी तो ग्रास रूट लेवल पे भी है, गवर्नमेंट पे ही हम सारा ब्लेम नहीं फोड़ सकते हैं। गवर्नमेंट तो आप शायद नेशनल मेडलिस्ट को जॉब दे देती है ताइक्वांडो में, हाँ। वो खिलाड़ी क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं? तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक सोचने का तरीका है कि एक जॉब मिल गई, बस अब हम सेफ एंड सिक्योर हो गए, अब स्पोर्ट्स के वो एक उसका स्ट्रगल, मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वो तभी तक करता है जब तक उसको जॉब में एक सिक्योरिटी नहीं मिल जाती। उसके बाद उसको लगता है कि हाँ ठीक है, अब जैसा भी चल रहा है वैसा चलते रहो, प्रमोशन मिलता रहेगा छोटा मोटा, इट्स ओके। तो ये आई थिंक एक लेकिन हमारे सर खुद के भी जैसे सोचने नीरज की है। चोपड़ा थे, जी, उन्होंने जेवलिन में मेडल दिया था, तो उन्होंने ओलंपिक में मेडल दिया, उससे पहले उनको कौन जानता था? मैं वही बात पे आपके पे आ रहा हूँ कि इंडिविजुअल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पैसा भी सेम वही चीज़ आ गई ना इसमें भी। नीरज चोपड़ा जी को जो है वो कितने से लोग हालांकि जानते थे, मैं उन्हें बहुत पहले से जानता हूँ, इंडिविजुअली बताऊँ जब वो अंडर-19 या आई थिंक वो खेल रहे थे, तो मैं काफ़ी स्पोर्ट्स में वैसे देखता रहता था, लेकिन स्पोर्ट्स के ही इंसान उनको जानते थे तब, अब उनको पूरा वर्ल्ड जानता है। अब जेवलिन को भी पूरा वर्ल्ड जानता है, और वर्ल्ड को छोड़ दीजिए, अब भारत में जेवलिन का क्रेज कैसा बढ़ा है, यस सर। वैसा वो उनकी उस परफॉर्मेंस का कहीं ना कहीं रिजल्ट मुझे लगता है। हाँ। ऐसे ही यहाँ क्रिकेट है, हम क्रिकेट को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट में हमारे कितने बड़े बड़े लीजेंडरी मतलब जो है पर्सनालिटी हमारे यहाँ से निकली हैं। सेम चीज़ें जब हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें खुद पे जो है वो ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम जिस भी गेम में हैं, इवन मैं किक बॉक्सर हूँ तो किक बॉक्सिंग की मैं बात करता हूँ,
कोई ना कोई किक बॉक्सर मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंचेगा। आज अभी किक बॉक्सिंग के वर्ल्ड गेम्स हुए हैं लास्ट ईयर रियाद जी में, सर। चाइना में हमारे एक भी वर्ल्ड गेम्स में कोई भी हमारा पार्टिसिपेशन नहीं है इंडिया से, और आज तक नहीं हुआ है। तो सर इसके पीछे तो असली वजह क्या है? इसके पीछे की असली वजह मैंने बताया आपको, ग्रास रूट लेवल है। जब तक वो एक खिलाड़ी उस माइंडसेट के साथ नहीं आएगा कि लाइक आपका यू टर्न नहीं है लाइफ में, ना जिस भी चीज़ को आपको करना है। मेरा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जो भी चीज़ें जिस काम में मैंने हाथ डाला है, अब मैंने ऑप्शन बी तो है ही नहीं। हाँ। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये अलग चीज़ों में होते हैं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास एक ही है, ऑप्शन ए। सक्सेस और फेलियर, बस दो चीज़ें हो सकती हैं, मैं तीसरे पे जाऊंगा ही नहीं। फेलियर है, मैं वापस उस पर सक्सेस के लिए निकलूंगा, फिर फेलियर है, फिर सक्सेस के लिए निकलूंगा। वो माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। तो सर इंडिया में किक बॉक्सिंग का फ्यूचर कैसा दिख रहा है, स्पेशली राजस्थान में? देखिए फ्यूचर एकदम ब्राइट है। मैंने जैसा आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, 5-7 सालों में हमने बहुत अच्छा, अभी मैं रिसेंटली डेवलपमेंट जो है हुई है उसकी बताता हूँ मैं आपको। अक्टूबर में हमारी जो है इंडियन किक बॉक्सिंग टीम उज्बेकिस्तान में एक वर्ल्ड कप हुआ है वाको का, उसमें पार्टिसिपेट करके आई है। और इसमें पूरे 24 लोगों का दल था, भारतीय जो टीम थी उसमें 24 लोग थे। उनमें से राजस्थान का फ्यूचर आप यहाँ से देख लीजिए कि 24 में से 6 लोग हमारे राजस्थान से थे पार्टिसिपेंट्स, और 2 के मेडल भी हैं। एक हमारे किसी गवर्नमेंट बैंक के एम्प्लॉय थे, एक छोटी सी बच्ची, उनका मेडल है। तो फ्यूचर तो डेफिनेटली ब्राइट है। और हम उस वर्ल्ड कप में एज ए इंडियन मैं बात करूं तो इंडिया टीम ने 6th रैंक उस वर्ल्ड कप में हासिल की है, जो अपने आप में एक आई थिंक वहाँ 30 के अप्रॉक्स कंट्रीज थी, उनमें से 6वीं पोजीशन पे हमने फिनिश किया मेडल टैली में। तो ये ग्रोथ तो है ही, डेफिनेटली अच्छी ग्रोथ है किक बॉक्सिंग को लेकर। तो सर राजस्थान में इसको कैसे ग्रो करवा रहे हो आप किक बॉक्सिंग को? देखिए राजस्थान में मैं जब से एसोसिएशन का मुझे जो है वो पदभार मिला है, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है आगे से, तब राजस्थान के एक जयपुर के छोटी सी एक जगह से ही पूरी टीम, वही बच्चे तो नेशनल जाते थे, वही बच्चे कहीं भी खेलने होता था उन्हीं बच्चों में से था। उस एक ज़िले से लेके आज हमने 20+ ज़िले जो हैं वो कवर किए हैं किक बॉक्सिंग के। और 20+ ज़िलों में अभी किक बॉक्सिंग की जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है वो वर्किंग है। और इसी मंथ में अगर आपको बात करूं तो 8 तारीख को मैंने अभी अस्मिता किक बॉक्सिंग लीग जो है उसका आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार का एक बहुत मोदी जी का अच्छा प्रोजेक्ट है चलाया अस्मिता करके, जो नारी सशक्तिकरण के ऊपर अच्छा, ये मैं इसको अच्छा प्रोजेक्ट मानता हूँ कि ये गवर्नमेंट से चीज़ों को जोड़ भी रहा है। उसमें 8 तारीख को मैं करौली ज़िले की ये करवा के आया हूँ। अभी 16 तारीख को मैं उदयपुर था, उदयपुर से मैं रिटर्न हुआ हूँ। 23 तारीख को मुझे चित्तौड़ जाना है, 29 तारीख को मुझे सीकर जाना है, उसके नेक्स्ट मुझे झुंझुनू में। तो ये ग्रोथ ही है किक बॉक्सिंग की। इस लेवल पे इतने लोग अभी तक, मैं आपको बताऊं तो हम लगभग इसमें 1500 से 2000 फीमेल एथलीट्स को हम कनेक्ट करने की जो है वो पूरी हमारी इसमें प्लानिंग है। तो ग्रोथ हम ग्रास रूट लेवल पे कर रहे हैं धीरे धीरे, और रिजल्ट इसके डेफिनेटली आने शुरू हो जाएंगे। सर पेरेंट्स को ये बोला जाता है कि स्पोर्ट्स में कैरियर बनेगा, बट बहुत सारे नेशनल मेडलिस्ट हो गए, इंटरनेशनल मेडलिस्ट हो गए, वो अभी भी डिलीवरी जॉब या अपनी कोचिंग करके अपना गुजारा करते हैं। तो उनका मतलब फ्यूचर क्या है फिर? देखिए उसमें मैं आपको बताऊं, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको मिसगाइड किया जाता है, और लोग मिसगाइड होते भी हैं, मुझे ऐसा मानना है मेरा। क्योंकि मैंने जितने भी जैसे आप डिलीवरी जॉब्स और इनकी बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक इंसान के मन में ना एक सेल्फिश मोड जब एक्टिवेट होता है तो वो गलत है, मुझे ऐसा लगता है। आपको मैं अभी कहूँ कि मैं आपको डायरेक्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप खिला दूंगा, तो और उससे मैं आपको जॉब दिला दूंगा, आप अगर उस चीज़ को मान लेते हैं तो फिर आप भी कल को डिलीवरी जॉब ही करेंगे। सर आप एक जो चैनल है उस चैनल के थ्रू चीज़ों में जाइए, आप प्रॉपर जो जिन गेम्स में जॉब मिल रही है उन गेम्स को खेलिए, और या फिर आप जिन गेम को नहीं उनमें जॉब, अब आपको पॉपुलैरिटी भी चाहिए, आपको नेशनल मेडलिस्ट भी होना है, आपको मेहनत भी नहीं करनी है। आप बहुत सारी जो है वो फेडरेशंस ऐसी चल रही हैं जो कहीं से रिकॉग्नाइज नहीं है, जो ना SGFI में है, ना ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में है, ना मिनिस्ट्री में है, ना ओलंपिक में है, ना एशियन में है, कहीं भी नहीं है। तो उनके अगर आप टूर्नामेंट्स खेलोगे तो आप ये इन्हीं हालतों में अपने आप को पाओगे।
बाकी मुझे आप कोई भी जेन्युइन बंदा दिखा दीजिए जो जेन्युइन नेशनल मेडलिस्ट है किसी भी ओलंपिक गेम में। सर बट अभी थोड़े दिन पहले एक पैरा प्लेयर था, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल गया था कराटे की, हम्म। बट वो जब घर आया तो ना तो कोई सरकार ने उसकी हेल्प की, जी। ना उसको कोई नौकरी थी। मैं इससे सरकारी पॉइंट को मैं नकार नहीं रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल मैं उसको पूर्णतया मानता हूँ कि वो तो उनकी उदासी तो है ही। वो इस तरीके का अगर सिस्टम नहीं होता आज कोई भी काम है वो बिना सिफारिशों के, देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ, बिना सिफारिशों के बिना आपके उनके नहीं होते हैं कोई भी काम। और पता नहीं मैंने तो बहुत ये महसूस किया है, आपको लोग इंटरटेन तक नहीं करते हैं। आप सर चाहे किसी भी बड़े पद पे हो, आप चाहे बिल्कुल छोटे से हो, आपकी सुनेंगे ही नहीं। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो उनमें कोई काबिलियत नहीं है, ना ही वो कोई अपनी इतनी मेहनत से वो चीज़ कर पाए हैं, अचीव कर पाए हैं। तो ये तो सरकारों की उदासीनता तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अभी जाना नहीं चाह रहा इस बात पे, लेकिन सरकारों के मामलों में हम खिलाड़ी ज़्यादा पढ़ते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी हिंट आपको दे देता हूँ। सर आप जिन खेलों को ऊपर उभारने की बात कर रहे हैं उन खेलों में ग्रास रूट लेवल पे गवर्नमेंट कोई भी काम नहीं करती है। और ये हम और आप जैसे लोग जब तक ऐसे ही मूक बनकर बैठे रहेंगे तो मुझे लगता है ये ऐसे ही होता रहेगा। पिछली राजस्थान की एक सरकार ने एक ग्रामीण ओलंपिक एक गेम ऑर्गेनाइज किए थे, उन पे करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च की थी। हाँ। उस करोड़ों रुपए की धनराशि का मुझे आप 1% भी उनका फायदा बता दीजिए। वहाँ उस ग्रामीण ओलंपिक में वो 60 साल के एक बुजुर्ग को कबड्डी खिला रहे हैं। अरे भैया 60 साल का कौन सा बुजुर्ग कबड्डी के ओलंपिक में जाके खेल के आएगा? हाँ। मुझे बता दीजिए। अगर उसकी 50% भी धनराशि आप उस गाँव की जो बिल्कुल नई उम्र का बच्चा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करते, वहाँ स्टेडियम आप बनाते, वहाँ ट्रैक आप कोई बनाते, उनको वो चीज़ें मुहैया करवाते, तो आई थिंक कि उसका आउटपुट आपको 5-7-10 सालों में आता। सर लेकिन ये अपना सरकारों का अपना एक पॉलिसी है, सरकारों की उनको इंस्टेंट अपना इमेज बिल्डिंग के लिए चीज़ें करनी थी तो उन्होंने की। ठीक है, ये सबका अपना अपना एक वो है। लेकिन मैं इंडिविजुअल, आपने मेरे से पूछा है तब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि उनको नहीं पता ना 5 साल बाद कौन आएगा। हाँ। उनको इंस्टेंट अपनी इमेज बिल्डिंग चाहिए, सरकारों का ये रहता है। हाँ सही है सर। सर जैसे आप राजस्थान किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं जी, तो आप जब इवेंट्स करवाते हैं तो उनमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है? देखिए इवेंट्स करवाते हैं, अभी तो सबसे बड़ा बजट का इश्यू होता है। सर कोई भी इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई बजट नहीं मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें किसी भी प्रकार की स्टेडियम की किसी भी चीज़ों की सुविधा नहीं मिलती है। आप यहीं देखिए, आपके राजधानी में जो मेंस स्टेडियम बना हुआ है उसी में बहुत मोटी रकम वो लोग चार्ज करते हैं कोई भी चैंपियनशिप करवाने के लिए। और जब एज ए ऑर्गेनाइजर, आप एज ए एसोसिएशन आप वो जो इवेंट करवाओगे, जब स्टेडियम आपसे फीस ले रही है तो आपको उस फीस का मैनेज करना पड़ेगा। फिर एसोसिएशन जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज, गवर्नमेंट जो फंड नहीं दे रही है एसोसिएशनों में, वो एसोसिएशन है कॉरपोरेट की तरफ मूव करती हैं, उनके सामने जाके हाथ जोड़ती हैं, हाथ फैलाते हैं। वो कहीं से सपोर्ट मिलता है तो इट्स ओके, नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उन बच्चों से वो फीस लेने के बाद उस चीज़ का आयोजन किया जाता है, बच्चों के लिए ही वो सारी चीज़ें की जाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं सीधा सीधा जो है वो एक खिलाड़ी के ऊपर भार बनती हैं वो चीज़ें। फिर वो बच्चा उस पैसे की वजह से जो है वो अच्छी ट्रेनिंग कर लेता, गरीब घर का होता है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। सर राजस्थान की भी कुछ ऐसे प्लेयर्स होंगे जिन पे आपको पूरा विश्वास है कि आपको ये नेशनल, इंटरनेशनल लेवल या वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल पे मेडल दिलाएंगे आपको? जी डेफिनेटली, बहुत अच्छे अभी जो किक बॉक्सर्स हैं वो निकल के आ रहे हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी रिपीट कर चुका हूँ कि पिछले 5-7 सालों में बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारे जो खिलाड़ी हैं वो नेशनल लेवल पर, आप देखिए वो खिलाड़ी का एक स्टैंडर्ड आप वहीं से देख लीजिए कि जिस स्टेट गवर्नमेंट उन खिलाड़ियों को स्पॉन्सर कर रही है, पैसा दे रही है, नौकरियां दे रही हैं, उस खिलाड़ी का जो है फिजिकल स्ट्रक्चर या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एक बेधड़क होकर खेलता है। जी सर। तो उसमें और एक जो खिलाड़ी जो अपने जेब से पैसे दे के जा रहा है, जिस स्टेट में अभी तक कोई स्पॉन्सरशिप, कोई भी तरीके की सहायता नहीं है, उसको फाइनेंशियल क्राइसिस भी मेंटेन करना है, वो मैनेज करना है चीज़ों को, तो उसके साथ भी उनको हरा के वो जो है वो यहाँ के बच्चे मेडल लेके आ रहे हैं। तो ये तो अपने आप में एक अच्छा वो है। और हमारे यहाँ से डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है वन ऑफ द किक बॉक्सर विल बी वर्ल्ड चैंपियन वेरी सून।
तो सर I कुछ नाम गिनाना चाहोगे आप जो आपकी नज़र में हो? नहीं, इंडिविजुअल तो मैं ऐसे नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अच्छे खिलाड़ी हैं, कई खिलाड़ी हैं, जूनियर कैटेगरी में भी हैं, सीनियर कैटेगरी में भी कई खिलाड़ी। तो सर आपकी एक गोल्डन एडवाइस देना चाहोगे उन एथलीट्स को जो आज के टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं पर गिव अप नहीं करना चाहते? लगे रहो, लगे रहो, ये पूरी दुनिया है। वो एक बॉलीवुड का बहुत अच्छा एक किसी मूवी का डायलॉग है कि जब आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहो तो सब कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। आप लगे रहिए, आप अपने आप पे भरोसा रखिए। अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं, चाहे आप किसी से झूठ भी बोलिए, लेकिन वो काम के इंटेंशंस और वो काम आपका एकदम प्योर होना चाहिए। भगवान आपको फल देता है ज़रूर। और इसके साथ साथ मैं आपके दर्शकों को ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स तक ये बात पहुंच रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक एवरी चाइल्ड शुड लर्न 3 बेसिक थिंग्स इन दिस वर्ल्ड: फाइटिंग, स्विमिंग और ड्राइविंग। बाकी की चीज़ें हॉबी के अकॉर्डिंग आ जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको कोई और गेम करना है वो हॉबी हो सकता है, लेकिन फाइटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके बच्चे को या आपको, आप पूरी ज़िंदगी भर उसकी तैयारी करेंगे। भगवान ना करे कभी कोई ऐसा दिन आए कि आपको उस दिन ये रियलाइज़ ज़रूर होगा, और आई थिंक आपको हुआ होगा। ऐसा भी है कि आपने सिग्नल ब्रेक नहीं किया, लेकिन दूसरे ने ब्रेक करके वो छाती चौड़ी करके और आपको दिखा के गया दोस्त। तो लाइक इस दुनिया में आपको ताकतवर बनना पड़ेगा। बिना ताकत के आज कोई ये कहे ठीक है कानून सब चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, लेकिन वो एक टाइम के बाद का प्रोसीजर है। एट दैट टाइम उस मोमेंट पे आपके अंदर ताकत नहीं है, आपके शरीर में ताकत नहीं है, तो आपको गिव अप करना पड़ेगा। आपको हो सकता है आपकी लाइफ के ऊपर बात बन जाए, हो सकता है कोई आपको पीट कर चले जाए। और ये आज का नहीं है, आप इतिहास से उठा के देख लीजिए, आप जंगल का रूल देख लीजिए। जिसमें ताकत है वही उसमें सर्वाइव कर पाएगा। भागना आपको पड़ेगा शिकार करने के लिए या शिकार से बचने के लिए, भागना तो पड़ेगा। यू हैव टू लाइक बी पावरफुल। और ये आप श्री राम को देख लीजिए, श्री कृष्णा को देख लीजिए, उनको सर्वाइव जब करने की कोई बात आई है तो उन्होंने ताकत दिखाई है। सर तो ये ताकतवर आपको बनना पड़ेगा। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा स्वास्थ्य दें। देश का धीरे धीरे मुझे लगता है भविष्य अच्छा उज्जवल हाथों में जाएगा। धन्यवाद। तो सर आज के टाइम पे जैसे अगर कोई भी पेरेंट्स है उनको अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में लेके आना हो तो वो कौन सा उनके लिए एक बेस्ट स्पोर्ट्स हो सकता है? देखिए, मैं मेरी इंडिविजुअल बात करूं, मैं ये थोड़ा सा बात अजीब लगेगी शायद आपको। मुझे ऐसा लगता है ये जो चॉइस जो है ना, ये अभी कुछ सालों में ये वर्ड मैंने सुना है, पिछले 8-10 सालों में शायद, कि लेट हिम चूज, लेट हर चूज, लाइक क्या उसको अच्छा लगता है क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। आप एक बच्चे को जिस तरह, बच्चा एकदम कोरा कागज है, आप जैसी उसकी अपब्रिंगिंग करेंगे, आपको अगर उसको बॉक्सिंग में डालना है तो वो उसको चूज क्या करना है, उसमें बच्चे को कुछ नहीं पता है। आपको वो एनवायरनमेंट उसको देना पड़ेगा। आपको टेनिस में डालना है, आप टेनिस एकेडमी भेजिए ना। आप 20 चीज़ों में अगर उस बच्चे को उलझा देंगे, उसके पास चॉइस ही इतनी हो जाएगी। आपके पास ब्रेकफास्ट के अंदर अगर 52 डिशें, 56 डिशें, वो 56 भोग आ जाएगा, तो आप क्या क्या खाओगे? यस सर। आपको ये सेलेक्ट करना है कि मेरे लिए क्या सही है, आपकी बॉडी के लिए क्या डाइजेस्ट हो रहा है। सेम स्पोर्ट्स के अंदर है, आपको वो देखना है। आपको लगा, मैं मेरी इंडिविजुअल बात करता हूँ, मेरा बच्चा है, मैंने अभी से ये सोचा हुआ है, वो बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ रहा है, 5 साल का है, उसको जाना है डिफेंस और स्पोर्ट्स, 2 ही सेक्टर हैं उसके पास, तीसरा है ही नहीं। मैं जाने ही नहीं दूंगा उसको। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस पर लठ लेके उसके पीछे पड़ूंगा, मैं उसको अपब्रिंगिंग वैसी दूंगा। मैं उसको फौज की कहानियां सुनाऊंगा, वो स्पोर्ट्स की ग्लोरी दिखाऊंगा। तो डेफिनेटली उसका जो माहौल है वो वैसा चला जाएगा, तो वो उसमें जाएगा आगे। तो ये चूज करना, ये अभी ये थोड़ा सा, ये जो मॉडर्न पेरेंट्स आए हैं, इन्होंने ये थोड़ा सा मार्केट में अलग तरीके की चीज़ें निकाली हैं। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। जिस माहौल से बच्चा आगे बढ़ेगा, बच्चा उसी माहौल में आगे ढल जाएगा। तो सर जैसे कोई भी अगर स्पोर्ट्स में आ रहा है तो उस बच्चे के लिए डाइट क्या होनी चाहिए, पेरेंट्स को वो जरूर बताएं। बड़ा रोल है डाइट का स्पोर्ट्स में। सबसे, मैं जितना मेहनत है फिजिकल है, उतना ही डाइट का भी बहुत बड़ा रोल है। और डाइट के लिए देखिए, कंसेप्ट मेरे नज़रिए से तो आपको डिफरेंट ही मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि साइंस जो है, मेडिकल साइंस बहुत अच्छी है, प्रोग्रेस कर रही है। ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, हम इस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं अगर मेरी बात करता हूँ तो मैं मेरी डाइट को लेके, जो 100 साल के होके मेरे नाना जी खत्म हुए, मैं उनकी डाइट देखता हूँ। जो 100 साल के, 80-90 साल के होके मेरे दादाजी खत्म हुए, मैं उनकी डाइट को देखूंगा, बजाय इसकी कि मुझे दूसरा क्या फॉलो कर रहा है,
फलानी ये क्या चीज़ आई है, नई मार्केट में क्या चीज़ आई है, ये रिसर्च आया है, इसने ऐसा कहा है। वो रिसर्च बनाने वाले भी ह्यूमन है। मैं प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। सर हमारे यहाँ की डाइट में कोई कमी नहीं है। अच्छा घी, दूध, आजकल बड़े बड़े ज्ञानदाता आ जाते हैं। यूट्यूब पे आप देखेंगे, आप डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, आप ये मत खाइए, आप घी मत खाइए। आप देखिए बड़े बड़े रेसलरों को देखिए, हमारे देश से भीम जैसे पहलवान, हमारे देश से अर्जुन जैसे धनुर्धर, हमारे देश से बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, हमारे राजा महाराजा हुए हैं। हाँ हाँ तो हम क्यों ना हमारी डाइट को फॉलो करें जो हमारी बेसिक, लेकिन लोग उसको छोड़ रहे हैं। बाजार में एक डब्बा मिल गया जी, वो डब्बा छः उसकी 3 साल की वारंटी है, 3 साल तक वो खराब नहीं होगा, उसकी एक्सपायरी डेट इतनी डेट है, उस पे तो आपको ट्रस्ट है। लेकिन आपको अपने घर के दही पे ट्रस्ट नहीं है। हाँ उसमें आपको कीड़े मकोड़े दिखते हैं, उसमें आपको तमाम ये जो वैज्ञानिक आ जाते हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, इट्स ऑल अबाउट, ये सब इंडस्ट्री है। हाँ ये हाँ आपकी माइंड मैपिंग करते हैं और आपको उस तरीके से ढाल देते हैं। तो डाइट का रोल है, डेफिनेटली है। आप देखिए मेडिकल साइंस को आप पढ़िए, मेडिकल इंडस्ट्री को आप मत पढ़िए। जी सर अगर आप मेरे वर्डिंग समझ पाए हो, मेडिकल इंडस्ट्री है ना, उस तरफ आप घुस गए तो आपको डेफिनेटली भटका दिया जाएगा चीज़ों हाँ से। मेडिकल साइंस क्या कहती है, किस किस लेवल पे आपको प्रोटीन है, बहुत सारी चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे वेज नॉन वेज ऐसे बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं। तो सब तरीके की डाइट में प्रॉपर डाइट है। हमारे यहाँ वेजिटेरियन बहुत अच्छे अच्छे पहलवान हुए हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट आपके सर। सामने कई पहलवान हैं, योगेश्वर दत्त जी हैं, सुशील कुमार जी हैं, बहुत वेजिटेरियन पहलवान रहे हुए। लेकिन जैसे सर कोई भी बच्चा है वो शहर में आने के बाद में हम्म। वो शहर की डाइट ज़्यादा प्रेफर करता है बजाय जो गांव की जो देसी डाइट होती है उसको छोड़िए। उसका कारण है, बच्चा शहर में जाएगा, किसी जिम में ट्रेनिंग करेगा, तो जिम का इंस्ट्रक्टर सबसे पहले उसको कहता प्रोटीन ले, हाँ फिर कहेगा आप क्रेटिन लो, आप फिश ऑयल लो, आप फलाना लो, आप ढिमका लो। ठीक है, इट्स ओके, लेकिन बजाय इसके कि आप कोई अच्छा सोर्स बनाइए दूध का। दूध को तो हमारा संपूर्ण आहार माना गया है Yes, हमारे sir. शास्त्रों में। अच्छा अगर आपको दूध मिलता है, अब आप कहोगे मैं तो ये पैकेट का ऐसा दूध ले आता हूँ, तो उसमें तो हमारे देश की आबादी के अकॉर्डिंग जो डिमांड और सप्लाई की चेन है, उसमें तो हाँ। डेफिनेटली कहीं ना कहीं लूप पॉइंट तो रखना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट भी उस पर इतना एक्सेप्ट नहीं कर सकती, नहीं देश में खाद्यान्न का संकट हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको ये कोशिश करनी है कि आप कितनी नेचुरल चीज़ें ले सकते हैं। आप घर से आए, आप शहर में रह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप अपने साथ कैरी कर सकते हो और वो लॉन्ग लास्टिंग चल सकती हैं। आप बादाम अफोर्ड नहीं कर सकते, आप मूंगफली तो ले सकते हैं, मूंगफली हाँ। खाइए। लेकिन वो जो एक माइंड मैपिंग कर दी गई है कि नहीं, असली चीज़ तो वही है, वो इतनी महंगी है इसका मतलब वो प्योर है, इसका मतलब वो ज़्यादा ताकतवर है, दैट इज़ वो माइंडसेट आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा। आप घर से लाइए, आप एक लौनी घी, हमारे उधर बोलते हैं लौनी घी, जो बिना गर्म किए छाछ में से जो निकाला जाता है, हाँ हाँ कितना आप देखिए ना, उसके निष्कर्ष आप निकालिए। मैं बड़े बड़े उनके सुशील कुमार जी का मैं सुन रहा था इंटरव्यू, वो बताते थे कि मैं लौनी घी डेली इतना खाता पहलवानी में। वो आपकी बॉडी को अलग लेवल पे लेके जाएंगी चीज़। सर आज के एपिसोड में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आपके स्ट्रगल्स थे, आपकी विक्ट्रीज थी, आपकी माइंडसेट को भी समझने का मौका मिला और गवर्नमेंट की डार्क रियलिटी को भी देखने को मिला हमें। तो आज की पॉडकास्ट में हमें बहुत मज़ा आया। तो दोस्तों अगर आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो तो हमारे चैनल फाइटर टॉक्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।